एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 5वां पार्ट जो कि कविता है मैंने कहा पेड़। पहले हम इस कविता का सार समझेंगे, फिर डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। मैंने कहा पेड़, ये कविता में पेड़ की सहनशीलता और मजबूती को प्रकट किया गया है। पेड़ तरह तरह की मुसीबतें झेलता है पर फिर भी शांत खड़ा रहता है। कवि ने पेड़ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह बहुत बड़ा है, वह मजबूत भी बहुत है। ना जाने कितने सैकड़ों वर्ष से वह अपनी जगह पर ही खड़ा है। तरह तरह की ऋतुएं उस पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा सब उस पर अपने रंग दिखाती है पर फिर भी वह उनसे अप्रभावित ही बना रहता है। ये सुनकर पेड़ की पत्तियां कांपती हुई बोली कि ऐसा नहीं है, मुझे इस मजबूती का श्रेय मत दो। मैं गिरती, झुकती, उखड़ता और अब तक तो मैं धूप बनकर टूट भी गया होता। मेरे इस प्रकार खड़े रहने का श्रेय तो मेरे नीचे की मिट्टी को है जिसमें मेरी जड़ें धसी हुई हैं। मैं जितना ऊंचा उठा हुआ हूँ उतनी ही गहराई में मेरी जड़ें समाई हुई हैं। श्रेय तो केवल इस मिट्टी को ही है। अपने सैकड़ों वर्ष लंबे जीवन में मैंने बस इतना ही सीखा ही, जो मरण धर्म है वही जीवनदायी है। तो ये था इस कविता का सार। अब हम चर्चा करेंगे, पंक्तियां पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले के साथ। मैंने कहा पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने 100 वर्षों की आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छिपता है, ऋतुएं बदलती है, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठोर खड़े हो। और इसमें कठिन शब्द जो है वो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहला यहाँ पर जो शब्द है कड़े हो। कड़े हो क्या मतलब? कठोर हो, या आप कह सकते हो कि सख्त हो। ठीक है, वैसे ही अड़े का मतलब होता है रुके हुए। बरसों का मतलब सालों, या आप कह सकते हो वर्षों। छींचता मतलब नष्ट होता। मेघ का मतलब होता है बादल। पसीजता का मतलब दया भाव जो है वह उमड़ता। सहते का मतलब झेलते। संतुलित का मतलब होता है समान भाव वाला। धीर का मतलब शांत स्वभाव वाला। ठीक है। विनम्र का मतलब होता है विनीत। ठोठ का मतलब हम कह सकते हैं ठेठ, या आप कह सकते हैं निरा, या इसे बोला जा सकता है बिना बिगड़े हुए। वैसे ही कठोर का मतलब सख्त या मजबूत। अब कवि किसी मजबूत और बहुत बड़े पेड़ को देखकर उसकी मजबूती के बारे में जानना चाहता है। तो कवि कहता है कि उसने पेड़ से पूछा कि अरे पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने सख्त और मजबूत हो, पता नहीं कि कितने 100 वर्षों से खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्ष की आंधी, तूफान, पानी को अपने ऊपर झेला है पर फिर भी अपनी जगह पर सिर ऊंचा कर वहीं पे रुके हुए हो। प्रातः सूर्य निकलता है और शाम को फिर डूब जाता है।
रात के समय चांद निकलता है, वह कभी नष्ट होता है तो कभी उसका आकार कम होता है। लगातार ऋतुएं बदलती रहती हैं। कभी आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं और कभी वे बरसने के बाद अपना दया भाव प्रकट कर देते हैं। ऋतुएं आती हैं, अपने रंग दिखाकर चली जाती हैं, लेकिन तुम उन सबको अपने ऊपर सह लेते हो। विपरीत स्थितियों को तुम अत्यंत धैर्य से शांत रहकर झेल लेते हो। तुम अपने आप को विनीत और धैर्यवान बनकर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो और कठोर हो। कहने का मतलब, कवि ने पेड़ की कठोरता और सहनशीलता की प्रशंसा की है। आगे, कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां, बोली मानो नहीं 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 झूठा, श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, या कि सूखा टूट होकर टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें ना जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूँ उतना ही आश, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का। अब इसमें कठिन शब्द जो है मरमरित, उसका मतलब होता है मरमर ध्वनि करता हुआ या हल्की आवाज करता हुआ। वैसे ही श्रेय का मतलब होता है यश। टूंट का मतलब होता है पेड़ का बचा हुआ या सूखा हुआ पेड़। उसके बाद है पैरों तले, इसका मतलब होता है पैरों के नीचे। आश का मतलब होता है उम्मीद। वैसे ही नामहीन होता है नाम के बिना। अब कवि ने पेड़ की मजबूती और धैर्य की प्रशंसा की थी, लेकिन पेड़ अपना बड़प्पन दिखाते हुए इसका श्रेय उस मिट्टी को देता है जिसमें उसकी जड़ें जो है वे दबी हुई हैं। मतलब, जैसे ही कवि ने सैकड़ों वर्ष पुराने मजबूत और हरे भरे पेड़ की प्रशंसा की, वैसे ही पेड़ कांपा और उसकी हरी भरी पत्तियां मरमर ध्वनि करती हुई मानो बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी लंबी आयु और मजबूती का झूठा यश मुझे मत दो। मैं कब का नष्ट हो चुका होता। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ कर नष्ट होता, या सूखकर पूरी तरह डूट बनकर टूट चुका होता। पर ऐसा हुआ नहीं। इसका श्रेय तो मेरी पैरों के नीचे की उस मिट्टी को है जिसमें मेरी जड़ें खोई हुई हैं। ना जाने कहां कहां तक वे दूर तक फैली हुई हैं। मैं तो उन्हीं की आशा में उतना ही ऊपर उठा जितनी दूरी तक मेरी जड़ें नीचे मिट्टी में समाई हुई हैं या फैली हुई हैं। पेड़ ने कहा कि उसकी मजबूती और हरे भरेपन का कोई श्रेय उसको नहीं है। इसका श्रेय तो केवल उस नामहीन मिट्टी को है जिसमें वह उगा था, अब खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये, पेड़ ने अपनी लंबाई ऊंचाई और मजबूती का श्रेय उस मिट्टी को प्रदान किया है जिसने उसकी जड़ें जो है वे धसी हुई हैं। आगे, और हाँ, इन सब उगने डूबने भरने छींचने बदलने गलने पसीजने बनने मिटने वालों का भी क्षतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्म है वे ही जीवनदायी है। अब इसमें छींचने का मतलब होता है नष्ट होना। वैसे ही पसीजने का मतलब दया भाव, जो दया भाव है वो उभरना।
शतियों मतलब सैकड़ों वर्षों। वैसे ही सीख का मतलब होता है शिक्षा। मरण धर्मा मतलब होता है नष्ट होने वाले। जीवनदायी का मतलब होता है जीवन देने वाला। अब कवि ने पेड़ से जब पूछा था कि उसकी मजबूती और लंबी आयु का कारण क्या था, तो पेड़ ने इसका श्रेय मिट्टी को दिया था, जिसमें उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने प्रकृति को भी अपने होने का कारण माना था। कहने का मतलब पेड़ कवि से कहता है कि मिट्टी के अतिरिक्त उन सबको भी श्रेय देता है जिनके कारण वह लंबी आयु और सुदृढ़ता प्राप्त कर पाया था। वह सूर्य को भी यश देता है जो सुबह होते ही उगता है, उसे धूप के रूप में प्रकाश और गर्मी देता है और फिर सांझ होते ही डूब जाता है शाम को। वह चंद्रमा को भी श्रेय देता है जो रात्रि के अंधकार में कभी मरता है तो कभी छींचता है। वे सभी ऋतुओं को भी श्रेय देता है जो लगातार बदलती रहती हैं। बादल उमड़ते घुमड़ते हुए आते हैं और अपनी दया के कारण पानी बरसाते हैं। वे उन बनने मिटने वाले बादलों की देन को स्वीकार करता है। पेड़ कहता है कि मैंने अपने पिछले सैकड़ों वर्षों से यही एक शिक्षा प्राप्त की है कि जो मरण धर्म है वे ही सच्चे जीवन देने वाले हैं। वे आते हैं, दूसरों का भला करते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं के कारण अन्य जीवन के सुखों को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये, कवि ने पेड़ के माध्यम से जीवन के सुखों का कारण प्रस्तुत किया है और प्रकृति ही प्राणियों के लिए वास्तविक सुखों की आधार है। तो ये थी इनकी व्याख्या। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, पेड़ आंधी पानी में भी किस तरह से अपनी जगह खड़ा है? उत्तर, पेड़ आंधी पानी में भी अपनी जगह मिट्टी के कारण खड़ा है, जिसमें उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। मिट्टी उन्हें जकड़कर पेड़ को स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। मिट्टी पेड़ को जल और पोषण भी देती है। दूसरा प्रश्न, सूरज, चांद, मेघ और ऋतुओं के क्या क्या कार्यकलाप है? उत्तर, सूरज धरती को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जिनके कारण पेड़ पौधे अन्य सभी प्राणी अपना अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। सूर्य ही जीवन का वास्तविक आधार है। चांद स्वयं घटता बढ़ता है और धरती को रात्रि के समय हल्का उजाला देता है और ज्वार भाटा का कारण बनता है। मेघ मतलब बादल वर्षा लाते हैं। वे ही जीवन के आधार जल को सबके लिए धरती पर बरसाते हैं। पेड़ पौधे तक अन्य सभी प्राणी उन्हीं से जीवन प्राप्त करते हैं। ऋतुएं बदल बदल कर धरती को भिन्न भिन्न गर्म सर्द आदि वातावरण प्रदान करती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तीसरा प्रश्न, पेड़ में सहन शक्ति के अतिरिक्त और कौन कौन से गुण हैं? उत्तर, पेड़ में सहन शक्ति के अतिरिक्त अत्यंत मजबूती, लंबी आयु, विपरीत परिस्थितियों का आसानी से सामना करने की क्षमता, समझदारी, दूरदृष्टि और कृतज्ञता प्रकट करने के गुण है। चौथा प्रश्न, पेड़ के बढ़ने और जड़ों के धरती में समाने का क्या संबंध है? उत्तर, पेड़ के बढ़ने और जड़ों के धरती में समाने का आपस में गहरा संबंध है। जैसे जैसे पेड़ की जड़ें धरती में बढ़ती जाती हैं, फैलती जाती हैं, वैसे वैसे पेड़ की ऊंचाई और फैलावट भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जड़ें ही उसे पोषण देती हैं और वे ही उसे स्थिरता प्रदान करती हैं। पांचवा प्रश्न, पेड़ मिट्टी के अतिरिक्त और किस किस को श्रेय देता है? उत्तर, पेड़ मिट्टी के अतिरिक्त सूर्य, चंद्रमा, बादलों और ऋतुओं को श्रेय देता है। छठवां प्रश्न,
पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? उत्तर, पेड़ ने सीख प्राप्त की है कि जो मरण धर्म है वही जीवनदायी है। आगे, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला, सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छींचता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठोर खड़े हो। उत्तर, कवि कहता है कि उसने पेड़ से पूछा कि अरे पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने सख्त और मजबूत हो, पता नहीं कि कितने 100 बरसों से खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्ष की आंधी तूफान पानी को अपने ऊपर झेला है, पर फिर भी अपनी जगह पर सिर ऊंचा करके वहीं रुके हुए हो। प्रातः सूर्य निकलता है और शाम को फिर डूब जाता है। रात के समय चांद निकलता है, वे भी कभी नष्ट होता है तो कभी उसका आकार कम होता है। लगातार ऋतुएं बदलती रहती है, कभी आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं तो कभी वे बरसने के बाद अपना दया भाव प्रकट करते हैं। ऋतुएं आती हैं, अपने रंग दिखाकर चली जाती हैं, लेकिन तुम उन सब को अपने ऊपर सहन करते हो। विपरीत परिस्थितियों को तुम अत्यंत धैर्य से शांत रहकर झेल लेते हो। तुम अपने आप को विनीत और धैर्यवान बनकर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो और कठोर। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न, पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पर। कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां, बोले मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, या कि सूखा ढूंढा होकर टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें ना जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। अब जैसे ही कवि ने सैकड़ों वर्ष पुराने मजबूत और हरे भरे पेड़ की प्रशंसा की, वैसे ही पेड़ कांपा और उसकी हरी भरी पत्तियां मरमर ध्वनि करते हुए मानो बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी लंबी आयु और मजबूती का झूठा यश मुझे मत दो, मैं कब का नष्ट हो चुका होता। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ कर नष्ट होता, या सूखकर पूरी तरह टूट बनकर टूट चुका होता, सूखी डाली। पर ऐसा हुआ नहीं। इसका श्रेय तो मेरे पैरों के नीचे की उस मिट्टी को है, जिसमें मेरी जड़ें खोई हुई है। ना जाने कहां कहां तक वे दूर तक फैली हुई हैं। मैं तो उन्हीं की आशा में उतना ही ऊपर उठा जितनी दूरी तक मेरी जड़ें नीचे मिट्टी में समाई हुई हैं, फैली हुई हैं। पेड़ ने कहा कि उसकी मजबूती और हरे भरेपन का कोई श्रेय उसको नहीं है। इसका श्रेय तो केवल उस नामहीन मिट्टी को है जिसमें वह उगा था, अब खड़ा हुआ है। आगे है भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इसका उत्तर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस तरफ तद्भव और इस तरफ तत्सम। मिट्टी मृतिका, सूरज सूर्य, सिर शिर या शीर्ष, पानी का वारी, चांद का चंद्र, पत्ता का पत्र, सीख का शिक्षा, सूखा का शुष्क। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कविता और उसका अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।